नमस्कार, मैं जगवीर सिंह चिकारा। आज कक्षा 9th के जिसका विषय सामाजिक विज्ञान है और पाठ नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति। हमने कुछ क्वेश्चनों का पिछली वीडियो में जिक्र किया था। आज हम कुछ क्वेश्चनों का जिक्र, कुछ बातों का जिक्र आपके सामने करने जा रहे हैं। ये कहते हैं कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उसने कुछ अधिकार दिए। तो ये कहता है कि उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो आज इस वर्तमान युग में हमारे पास हैं, हमें मिले हुए हैं, जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से हुआ है। जो कहने का छोटे रूप में तात्पर्य है कि जो आज हमें अधिकार मिले हैं उनका जन्म फ्रांसीसी क्रांति से 1789 में हुआ था। वे कौन से अधिकार हैं जो आज हमें प्राप्त हैं? फ्रांसीसी क्रांति ने जिन अधिकारों का उद्गम हुआ उनका हम आज प्रयोग कर रहे हैं, जो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है और उसके अधिकार भी एक समान होते हैं। प्रत्येक राजनीतिक संगठन का उद्देश्य व्यक्ति के सभी अधिकारों की रक्षा करना होता है। कानून की नज़र में सभी व्यक्ति एक समान हैं। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। मतलब शासन क्रिया में भाग लेने का अधिकार है। समाज के लिए किसी भी हानिकारक काम पर, जो समाज के लिए कोई काम ऐसा हो जो घातक हो, समाज के लिए जो हानि पहुंचाने वाला हो, उस पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। और प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति को बोलकर, लिखकर या छापकर मीन्स अपने विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार। वो बोलकर भी, भाषण देकर भी या छापे खाने की मदद से अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। ये स्वतंत्रता उसे आज भी प्राप्त है। विचार ऐसे होने चाहिए ताकि वो किसी दूसरे को हानि न पहुंचा सके। नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार का यह अर्थ है कि स्वतंत्रता का प्रयोग करते समय किसी अन्य व्यक्ति को क्षति न पहुंचे, हानि न पहुंचे। कानून के समान, कानून के नजरिए में, कानून के सामने सभी व्यक्ति एक समान हैं। कोई व्यक्ति बड़ा छोटा नहीं है। जो दोषी है वो दोषी ठहराया जाता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। विधि का मतलब कानून। जो हमें कानून आज मिले हैं, जो अधिकार हमें मिले हैं, वो अधिकारों की जन्मदाता फ्रांसीसी क्रांति है। उसी से आज हमें जो मूल अधिकार मिले हुए हैं, जो शक्तियाँ एक आम मानव को मिली हुई हैं, वो फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है। जिसमें आपने पढ़ा भी होगा, समानता का अधिकार है, शैक्षिक और शैक्षिक अधिकार आपके पास है, आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आपके पास अपने सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हैं उनका आपको अधिकार है, अपनी संस्कृति को आगे फैला सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का आपके पास अधिकार है। आपके पास संपत्ति, पहले संपत्ति रखने का अधिकार था, आपको दिया था, लेकिन आप संपत्ति अपनी आय से ज़्यादा नहीं रख सकते। अगर विधि या कानून ने उसको योग्य ठहराया तो उसको आपसे छीना जा सकता है। आपको विचारों की स्वतंत्रता है, धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है, अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति का प्रचार करने की शिक्षा है, और अपने अधिकारों की मांग के लिए अगर आपका कोई शोषण करता है तो आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आपके कानून अधिकारों का कोई हनन करता है तो आप न्यायालय में जाके अपने अधिकारों की सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। ये सभी बातें आपको फ्रांसीसी क्रांति से मिली हुई हैं। उसके बाद आपको एक दूसरा प्रश्न और कराया जाएगा जिसका नाम है नेपोलियन का उदय।
नेपोलियन कौन था, किस प्रकार उसने तरक्की की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1799 में डायरेक्टरी के शासन को समाप्त करने के लिए नेपोलियन फ्रांस का प्रथम काउंसिल चुना गया। उसने जनमत संग्रह करवाया और उसमें उसको 99.9% मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। इस समय काउंसिल शासन के सम्मुख देश के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित करना, यूरोपीय राष्ट्रों के साथ सम्मानजनक समझौते करना, जिनको हम संधि कहते हैं, कानून की संहिता बनाना, विधि संहिता बनाना, संविधान तैयार करना। नेपोलियन ने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपना अथक प्रयास किया। ये कहते हैं बहुत से इतिहासकार कि जब कार्य परिषद में और विधान परिषद में आपस में झगड़ा चल रहा था तो नेपोलियन ने इस झगड़े का फायदा उठाकर 1804 के अंदर अपने आप को वहाँ का शासक घोषित कर दिया था। और उसके बनने के पश्चात इसने अपने तरह तरह के कानून बनाए और फ्रांस को ऊपर उठाने का प्रयास किया। 1799 का संविधान का निर्माण, ये कहते हैं कि अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए नेपोलियन ने संविधान का निर्माण किया। इस क्रांति युग का ये चौथा संविधान था, जिसके अनुसार कार्यपालिका की शक्तियां 3 निर्वाचित काउंसिलों को सौंप दी गई, जिनकी कार्यविधि 10 वर्ष की थी, कार्यकाल 10 वर्ष का था। ये काउंसिल, प्रथम काउंसिल नेपोलियन बोनापार्ट, सेकेंड काउंसिल कैबेसरी और तीसरी लेबून थे। नेपोलियन ने अपनी योग्यता, अक्षमता और अपने कार्य कुशलता से राज्य की समस्त शक्तियां अपने हाथों में ले ली और वहां पर गणतांत्रिक शासन प्रणाली को नाम मात्र की ही प्रणाली सिद्ध कर दिया गया। मैंने आपको जैसे बताया, क्योंकि जब विधायी शक्तियों के बीच और कार्यपालिका शक्तियों के बीच आपस में झगड़ा चल रहा था तो झगड़े का फायदा उठाया और इसने सारी शक्तियां अपने हाथों में ले ली थी। फिर इसने वहाँ का शासक बनने के बावजूद अपने शासन में कुछ सुधार किए। पहला, इसने युद्धों से मुक्त होकर नेपोलियन ने अपने देश की आंतरिक शासन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी युद्धों की जटिलता के कारण देश की शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी थी। नेपोलियन इस बात को भली भांति प्रकार जानता था कि सफलता के लिए देश का शासन सुव्यवस्थित होना बहुत ही जरूरी है। अतः उसने देश में ऐसा शासन सुदृढ़ व्यवस्थित स्थापित करने के लिए प्रयत्न किए जो जनता को खुशी दे सके, सुरक्षित अनुभव जनता कर सके। उसने लगन, परिश्रम तथा ईमानदारी से शासन व्यवस्था का पुनर्गठन किया। उसने समय के साथ साथ आर्थिक सुधार भी किए। जिस समय वो राजगद्दी पर बैठा उस समय फ्रांस के हालात अच्छे नहीं थे, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसने अपने शासन की स्थापना के लिए स्थिति में सुधार आवश्यक समझा और अतः उसने नेपोलियन ने देश की एक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए फिजूल खर्चों पर, व्यर्थ के खर्चों पर रोक लगा दी और बैंक ऑफ फ्रांस की नेपोलियन ने स्थापना की। और इस तरह नेपोलियन जो था वो प्रभावशाली होता चला गया। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया और उसने अपने पड़ोस के जो यूरोपीय देश थे उन पर विजय यात्रा शुरू कर दी। पुराने राजवंशों को हटाकर उनकी जगह नए राजवंशों की स्थापना कर दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अगर दूत मानता था कि यूरोप में एक नए युग की शुरुआत होगी, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं चल सका। 1815 में जब यूरोपीय शक्तियों को हराता जा रहा था तो यूरोपीय शक्तियां एकजुट हो गई और उन्होंने 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट को करारी शिकस्त दी, हार गया, उसे बंदी बना लिया और एक द्वीप पर छोड़ दिया गया जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। धन्यवाद, नमस्कार।